बच्चों नमस्कार। विज्ञान की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि रासायनिक समीकरण जो है उसको संतुलित कैसे करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का पहले तो क्या कारण है, क्यों करते हैं उसको, तो वो होता है बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर नहीं तो कोई द्रव्यमान की उत्पत्ति होती है, नहीं क्षति होती है। अर्थात जितना द्रव्यमान अभिकारकों का है उतना ही उत्पादों का बनने वाला है। तो जब हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि दोनों तरफ से परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, वो परमाणुओं की संख्या बराबर रहती है। लेकिन जब हम केवल स्केलेटन समीकरण को लिखते हैं, यानी जो है वो स्केलेटन समीकरण का मतलब है कि जब उसमें परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, ठीक है, तो उस समीकरण को लिखते हैं तो उसमें परमाणु बराबर नहीं नजर आते हैं। तो हमें क्या करना होता है, उन परमाणुओं की संख्या को बराबर करना होता है और यही कहलाता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब विधि इसकी कौन सी रहती है? विधि बच्चों इसकी एक सीधी सी बात है कि इसकी विधि रहती है त्रुटि एवं सुधार, यानी ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार हमें जो है कुछ चीज़ों को बदलना भी पड़ता है, यानी त्रुटि हो जाए उसको सुधार कर लेंगे और परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे। तो इसका एक साधारण सा तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ, किस प्रकार से हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये समीकरण लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोपेन है ये। तो प्रोपेन को जब जलाते हैं अपने, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं या उसको जलाते हैं, तो जलने पर जो उसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनती है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन के 3 परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही है। ऑक्सीजन के 2 बराबर हैं, लेकिन कार्बन बराबर नहीं है। और ऑक्सीजन का भी एक परमाणु यहाँ पर अतिरिक्त है, तो यहाँ पर 2 और 1 यहाँ 3 हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है वो 2 ही है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 ही है। तो इसको संतुलित करने के लिए आप क्या करें, पहले आप इस प्रकार से लिख लें। पहले लिख लें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, परमाणु और उनकी संख्या, यानी अभिकारकों में परमाणु कौन से हैं उनको लिख लें और फिर उनकी संख्या लिख लें और फिर उत्पादों में उनकी संख्या लिख लें। तो हम देखते हैं कि अभिकारक में हमारे पास यहाँ पर 3 प्रकार के परमाणु हैं। तो नंबर 1 आपके पास क्या है? नंबर 1 आपके पास है कार्बन, ठीक है। तो पहला हमारे पास परमाणु है कार्बन। दूसरा परमाणु हमारे पास है हाइड्रोजन और तीसरा परमाणु हमारे पास है ऑक्सीजन का, ठीक है। ये 3 प्रकार के परमाणु हमारे पास यहाँ पर हैं। अब हम इनकी संख्या देखते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बन की अभिकारक में संख्या जो है वो 3 है, हाइड्रोजन की संख्या जो है वो 8 है और ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास यहाँ पर 2 है। अब हम देखते हैं कि उत्पाद में चूंकि कोई नया तत्व नहीं बनने वाला होता है, तो यही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 यहाँ रहेंगे। तो केवल उनकी संख्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कार्बन की संख्या केवल 1 है, ये रही। और हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 2 है। और ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 2 और 1 3 है। तो अब हमें इनको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अणुओं की संख्या को गुणा कर सकते हैं, यानी हम जो भी बराबर करने के लिए संख्या लेंगे उसको अणुओं के आगे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम यौगिक जो होता है उसके अंदर परमाणुओं की संख्या को नहीं बदल सकते, हम अणुओं की संख्या को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 1 कार्बन से शुरू करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि कार्बन हमारे पास यहाँ 3 है और यहाँ पर हमारे पास कार्बन है 1। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम इसको 3 से गुणा कर दें तो ये आपके पास क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने उत्पाद के कार्बन को 3 से गुणा किया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं। तो आपके पास पहला जो भाग आ गया वो आप देख सकते हैं कि C3H8 और प्लस में O2 हम यहाँ पर
अभिकारकों में अभी कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हमने क्या किया है 3 से गुणा किया है कार्बन वाले अणु को। तो कार्बन वाला अणु कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसको 3 से गुणा कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है H2O। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन के 3 दूनी 6 और 1 7 हो गई, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2, ये तो हम 2 को और 7 नहीं बना सकते क्योंकि 2 के पाड़े में 7 नहीं आता, तो एक बार हम ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, हाइड्रोजन पर विचार करते हैं। तो हाइड्रोजन में हम देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 8 है। तो हम यहाँ पर क्या करें, यदि इसको 4 से गुणा कर दें तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा 8। तो हम जब हाइड्रोजन वाले इस उत्पाद के अणु को किससे गुणा करने जा रहे हैं, 4 से गुणा करने जा रहे हैं। तो इसका सेकंड पार्ट जो बन जाएगा वो यूं हो जाएगा, अभी हम अभिकारक में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो C3H8 प्लस O2 और यहाँ पर ये 3CO2 आपके पास है ही, और प्लस में आपके पास आ गया 4H2O। देखो हम इधर गुणा कर रहे हैं ना, तो आप उत्पादों में गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ 4 इसी को क्यों गुणा किया, तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन उत्पाद में जो है वो यहीं पर है, तो हमने इसको 4 से गुणा कर दिया। अब हम काउंट करके देखते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को यदि काउंट करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन हो गया 3 दूनी 6 और यहाँ पर हो गया 4, 6 और 4 कितने हो गए 10। तो इस प्रकार से यदि हम यहाँ पर सीधा इसको 5 से गुणा कर दें तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। तो अब यहाँ पर ये आ गया कि यहाँ पर इसको किससे गुणा किया, 5 से गुणा किया है। तो पहले क्या किया गया था कि जो 3 थे हमारे पास, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 थे, वो 3 थे हमारे पास 2 और 1 के पोर्शन के रूप में, क्योंकि 2 यहाँ थे 1 यहाँ था। तो पहले बच्चों 2 वाला क्या हुआ, 2 वाला जो है वो गुणा होकर के क्या हो गया था, 2 जो वो 3 से गुणा हो गया था, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया 3 गुणा 2 किया। और फिर प्लस में आपके पास क्या हो गया, ये जो 1 था ये वाला, ये किससे गुणा हो गया 4 से, तो 4 से गुणा हो गया 1। तो इस प्रकार से आपके पास ये कितना आ गया 10 आ गया। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ ये काम तो हम कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, इस क्योंकि अभिकारक में है तो अभिकारक में ऑक्सीजन को हम किससे गुणा कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे 5 से। तो C3H8 प्लस 5O2 हो जाएगा आपके पास, और इस प्रकार से ये 3CO2 और प्लस 4H2O। तो यहाँ देखें कि आप किस प्रकार से जो है वो ये सभी परमाणुओं की संख्या इनमें बराबर हो गई है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 3 कार्बन हो गए और 8 हाइड्रोजन थे, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, पूरे 10 हो गए। तो इस प्रकार से ये आ गया आपकी संतुलित समीकरण। इस प्रकार से हम समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो ये बन गई आपकी संतुलित समीकरण। तो आप एक बात का बच्चों ध्यान रखें कि कुछ जटिल समीकरणें होती है जिनको आप जो है वो परीक्षा में यदि संतुलित करेंगे तो उनको काफ़ी समय लग सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अभिकारक के यदि गुणांक याद रख लेंगे तो उत्पाद को आप संतुलित कर सकते हैं आसानी से। तो आप कम से कम आधी समीकरण संतुलित याद रखें। लेकिन यदि कोई प्रश्न पूछते हैं आपसे परीक्षा में कि निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई समीकरण दी जाएगी वो बहुत ज़्यादा जटिल नहीं होती है, तो आप इस विधि से उसको संतुलित कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि आपको ये समीकरण को संतुलित करने की जो प्रक्रिया है वो समझ में आई होगी। ठीक है, आगे वाले वीडियो में मैं आपको जो विभिन्न प्रकार के समीकरणों के प्रकार के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।